नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस में बहुत स्वागत है। आज के अपने इस सत्र में हम 4 फरवरी 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में आए प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यहां पर मैं आपको यह बात विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि यह सत्र सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से लाभदायक है। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। आज का हमारा पहला विषय है वेइंग इन ऑन द बाइडेन प्रेसिडेंसी। इस आलेख के लेखक है एम.के. नारायणन सर। ये भारत के पूर्व सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं और जो बिडेन, जो कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में और अब तक अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में भी। अब जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के क्या मायने हैं दुनिया के लिए और भारत के लिए, अपने इस चर्चा में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर में लोकतंत्र की गरिमा को स्थापित करना हो, चाहे रूस और चीन के साथ में संबंधों को सुधारना हो, चाहे फिर यूरोप और पश्चिम एशिया के साथ में संबंधों को पटरी पर लाना हो, भारत के संबंध में उनके दृष्टिकोण और अफगानिस्तान के संदर्भ में उनके क्या योजनाएं होने वाली हैं, ये सब उत्सुकता के विषय हैं। जो बाइडेन ओबामा, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके एक प्रमुख सहयोगी के रूप में जाने जाते रहे हैं। और अब यहां पर यह देखना निश्चित रूप से कौतूहल भरा होगा कि क्या ओबामा युग में दुनिया का लौटना पर्याप्त होगा। लेखक का तात्पर्य है यहां पर कि यह अब अपर्याप्त होने वाला है। लेखक ये बातें किन संदर्भों में कह रहे हैं, इस पर हम चर्चा अभी करेंगे। भारत के संदर्भ की बात करें तो लेखक ने अपनी मंशा शुरुआत में ही दिखा दी है कि भारत के लिए जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना आंशिक रूप से अच्छा और आंशिक रूप से खराब हो सकता है। ध्यान रखना, संभावना है। चलिए जरा प्रमुख बिंदुओं पर निगाह डालते हैं। जोसेफ बाइडेन और अमेरिका। देखिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है और महामारी ने इस संकट को निश्चित रूप से और बढ़ा दिया है। अब जो बाइडेन इस समस्या से कैसे निपटेंगे, किस तरह की वो योजनाएं लेकर के आएंगे। हालांकि जो बाइडेन ने संकेत दे दिए हैं राहत पैकेज की घोषणा करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस संकट से निकालने के लिए, नौकरियों के सृजन की बातें लगातार उनके सहयोगियों के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले कैपिटल बिल्डिंग में जो घटनाएं घटी, उनसे अमेरिका के लोकतंत्र को निश्चित रूप से एक धक्का पहुंचा है और अमेरिका के लोकतंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, उसको बचाना निश्चित रूप से जो बाइडेन के समक्ष ये प्रमुख चुनौतियां होंगी। अब जरा बात करते हैं कि चीन और रूस के संदर्भ में जो बाइडेन की नीतियां क्या हो सकती हैं। देखिए, चीन का विश्व शक्ति के रूप में उभार तो हो रहा है और चीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को संतुलित करना निश्चित रूप से जो बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके साथ साथ रूस के साथ हथियारों की दौड़ को नियंत्रित करना, जिसके लिए जो बाइडेन प्रशासन ने 2026 तक के लिए न्यू स्टार्ट संधि को पुनः लागू कर दिया है। अब इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पर जो ये न्यू स्टार्ट संधि के बारे में चर्चा की जा रही है, वास्तव में इसका जो मूल नाम है वो है स्टार्ट संधि और स्टार्ट संधि को बराक ओबामा के द्वारा व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर के लागू किया गया था। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स
रिडक्शन ट्रीटी, मतलब कि जो हथियार हैं उनको रणनीतिक रूप से धीरे धीरे उनकी संख्या में कटौती करनी है, हथियारों की दौड़ को बढ़ाना नहीं है, खासतौर पर नाभिकीय हथियारों की दौड़ को। ट्रंप प्रशासन स्टार्ट संधि को पुनः लागू करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने स्टार्ट संधि में इसका जो नया प्रारूप है इसको 2026 तक के लिए लागू करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा मानवाधिकार के मुद्दे भी एक प्रमुख रूप से इनके सामने आएंगे। चीन के अंदर में उइघर मुस्लिमों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार, इसके अलावा रूस के अंदर में विपक्षी नेताओं पर किए जाने वाले अत्याचार। अभी हाल ही में एलेक्सी नेवलोनी जो कि रूस के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके संदर्भ में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जिन दमनात्मक नीतियों को अपनाया गया, ये सारी समस्याएं, ये सारी चुनौतियां चीन और रूस के संदर्भ में बाइडेन प्रशासन के सामने आएंगी। यूरोप और पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप के अंदर में शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है और जर्मनी के चीन के साथ में अच्छे संबंध दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर पे एंजेला मर्केल प्रशासन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यूरोप में रूस तथा चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना एक प्रमुख चुनौती के रूप में दिखाई पड़ेगा। यहां पर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अजरबैजान संकट के समय रूस के द्वारा एक प्रमुख रोल यहां पर निभाया गया, एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया गया। सीरिया और यमन में अभी भी गृह युद्ध चल रहे हैं और ये गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुए हैं, जिनके माध्यम से पश्चिम एशिया में चुनौती और चुनौतीपूर्ण हो चली है। अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता, ट्रंप प्रशासन के द्वारा बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य अब्राहम समझौता करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। लेकिन अब यहां पर सऊदी अरब, जो कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन सऊदी अरब और इजराइल के संबंध ठीक नहीं रहे हैं। तो अब यहां पर जो बाइडेन प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वो बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, इनके बीच जो अब्राहम समझौता हुआ है, और यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही थी ट्रंप प्रशासन की, क्योंकि पिछले लगभग 20 वर्षों से अधिक के समय में किसी भी खाड़ी देश के द्वारा इजराइल के साथ शांति समझौता नहीं किया गया, लेकिन अब्राहम समझौता करवाने में ट्रंप प्रशासन ने सफलता प्राप्त की। लेकिन सऊदी अरब के साथ संबंधों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा, यह एक देखने योग्य बात होगी। यहां पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो अब्राहम समझौता है, यह नाम कहां से निकल रहा है। देखिए, अब्राहम एक देवदूत कहे जाते हैं जो जिनका संबंध यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों के साथ देखने को मिलता है। तो उनके सम्मान में जो है इस समझौते का नाम अब्राहम समझौता रखा गया। इसके अलावा JCPOA मतलब संयुक्त कार्यवाही व्यापक योजना, वास्तव में यह योजना ईरान के साथ प्रयोग में लाई गई थी। यह समझौता ईरान के साथ किया गया था कि ईरान नाभिकीय हथियारों का विकास नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के प्रति कठोर रवैया अपनाया। अब यहां पर देखने योग्य बात यह होगी कि बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ किस नीति का पालन करता है। वो संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना की तरफ वापस लौटते हैं या फिर नई नीतियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पर अब्राहम समझौते को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान के संबंध और इजराइल के संबंध भी अच्छे नहीं रहे हैं और
इजराइल के साथ में बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का समझौता करना निश्चित रूप से अमेरिका के लिए सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित करने में एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। देखिए, भारत के संदर्भ में जोसेफ बिडेन का जो रवैया रहा है, उनका जो रुख रहा है, वो मिला जुला रहा है। अगर हम बात करें सुरक्षा सहयोग की, तो निश्चित रूप से एशिया में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए बिडेन भारत का सहयोग लिए जाने के पक्ष में रहे हैं, और इसी स्तर पर हमें क्षेत्रीय सहयोग भी देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर हमारे लिए समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से भारत सरकार ने एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया, इसका उस समय भी बिडेन के द्वारा विरोध किया गया था। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे भी बिडेन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिडेन प्रशासन मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अत्यंत गंभीर दिखाई पड़ता है, और भारत के संदर्भ में बिडेन और उनके सहयोगी मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर प्रश्न खड़े करते रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय हो सकता है। हमें उनको समझाना, अपनी राय रखना, अपना मत रखना कि भारत के अंदर में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे भारत सरकार कृत संकल्पित है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। गैर सरकारी संगठनों के ऊपर में हालिया समय में गृह मंत्रालय के द्वारा खास तौर पर हम अगर फंडिंग की बात करें, तो इसको विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिडेन प्रशासन का यह मानना है कि किस तरीके से गैर सरकारी संगठन समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर निश्चित रूप से भारत सरकार गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए जो हमारी समस्याएं हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, ये हम रखेंगे, इन पर चर्चा होगी। तो बिडेन और भारत के संदर्भ में सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, मानवाधिकार और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े मुद्दे एक प्रमुख भूमिका अदा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जोसेफ बिडेन और अफगानिस्तान की जरा बात करते हैं। देखिए, जोसेफ बिडेन भी बराक ओबामा की तरह ही अफगानिस्तान से अमेरिका को वापस निकालना चाहते हैं, और तालिबान के साथ अगर हम वार्ता की बात करें तो पाकिस्तान को वरीयता देते हुए वो दिखाई पड़ते हैं, और निश्चित रूप से यह भारत के लिए निराशाजनक होगा। भारत ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए काफी काम किया है, और भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि एक शांत अफगानिस्तान भारत के उत्तरी राज्य और उत्तरी पश्चिमी राज्य, उनमें शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अब भारत सरकार यहां पर अपना पक्ष किस प्रकार से रखेगी, वो भी देखना होगा। यहां तक देखिए
अपनी चर्चा में हम लोगों ने इस बात को देखा कि किस तरीके से जोसेफ बिडेन का अमेरिका में सत्ता में आना वैश्विक संदर्भों में और भारत के संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और अगला विषय है नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, यस टू ग्लोबल कोऑपरेशन। देखिए, इस आलेख के माध्यम से लेखकों ने इस बात को उठाया है कि किस तरीके से संपूर्ण दुनिया में कुछ समय पहले तक यह बात की जा रही थी कि सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे। जो गरीब देश हैं उनको भी, उनके नागरिकों को भी कोरोना बीमारी के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी और इस कोविड-19 को नियंत्रण में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने की बात है, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश अब केवल अपनी जनसंख्या के लिए वैक्सीन का इंतजाम करने में लगे हुए हैं और ऐसे में भारत और चीन जैसे देश उम्मीद की एक किरण के रूप में देखे जा रहे हैं और मुख्य रूप से भारत क्यों? भारत ही क्यों? भारत ने जो वैक्सीन बनाई है मुख्य रूप से कोवैक्सीन, वह एक बहुत सफल वैक्सीन के रूप में देखी जा रही है और चीन के द्वारा बनाई गई वैक्सीन के ऊपर में अभी दुनिया के कई देशों को बहुत अधिक भरोसा नहीं है। उन्होंने जो आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं उस पर भरोसा नहीं है और ऐसे में भारत यहां पर एक प्रमुख आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। भारत की बात करें हम तो भारत अपने पड़ोसियों के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में उभरा है और भारत द्वारा अपने पड़ोसियों को वैक्सीन अनुदान के रूप में भी उपलब्ध कराई जा रही है। ब्राजील जैसे देशों को भी भारत के द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। वैक्सीन बनाने की भारत की क्षमता संपूर्ण विश्व में निर्विवाद है और कोवैक्सीन इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब भारत के इन योगदानों से संपूर्ण मानवता को सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 और संख्या 3, बहुत ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। भारत अगर इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाने में सफल होता है, जो कि हम होंगे, हमारा संकल्प है, तो सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 और 3 को प्राप्त करने में निश्चित रूप से हमें सहायता मिलेगी। सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 गरीबी के सभी रूपों के उन्मूलन की बात करता है और सतत विकास लक्ष्य संख्या 3 समावेशी स्वास्थ्य की बात करता है, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और कल्याण की सुविधाएं। अगला विषय है अर्बन विजन्स। देखिए, विकास की इस दौड़ में शहरीकरण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन शहरीकरण के साथ कुछ समस्याएं भी निहित हैं और उन समस्याओं का निराकरण एक समावेशी शहरीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान आलेख जो है बजट के संदर्भों में भी बात करता है और आगे देखिए आप लोग, वर्तमान बजट में मेट्रो रेल और बसों के संदर्भ में कई सारी घोषणाएं की गई हैं कई राज्यों के लिए, जहां पर मेट्रो की सुविधा को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से यह बहुत आवश्यक है एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए और इस महामारी के दौर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी आरामदायक, सुरक्षित और सस्ती आवागमन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान जो शहरीकरण है हमारा, वो
विभेदीकृत है, सबको इसके समान लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, जो बड़े बड़े नगर हैं जैसे दिल्ली है, बेंगलुरु है, यहां पर जो इन बड़े बड़े महानगरों के आसपास उपनगर विकसित हुए हैं, वहां के लोगों के पास मेट्रो और बस जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध हैं तो वो बहुत महंगी हो जाती हैं। और हमें एक समावेशी शहरीकरण की तरफ जाना होगा। इसमें कुछ आंकड़ों की तरफ अगर आप ध्यान दें तो वो आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2011 की जनगणना पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि ऐसे बहुत से शहर हैं, जनगणना शहर हैं, जो कि जनगणना के उद्देश्यों के अनुसार तो शहरी हैं, लेकिन वहां पर शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। अब शहरी स्थानीय निकाय नहीं होने से क्या क्या नुकसान होगा, जरा इस पर आप ध्यान दीजिए। लोगों को साफ पानी, सीवेज, ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में गंदगी फैलेगी, जल जनित बीमारियां फैलेंगी, और निश्चित रूप से यह विभेदीकृत शहरीकरण ही होगा। लेकिन हमें इसे समावेशी करने की आवश्यकता है ताकि सभी लोगों तक ये आधारभूत सुविधाएं पहुंच सके। भविष्य की राह क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से हमें यहां पर एक ऐसे एकल प्राधिकरण की आवश्यकता है जो कि परिवहन को विनियमित कर सके, जैसे कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यह बहुत अच्छा प्रयोग साबित हो सकता है और इसको व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है, और इसमें निहित अगर कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के निराकरण की भी आवश्यकता है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से व्यक्ति मेट्रो के अंदर में, बसों के अंदर में और अन्य यातायात सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता है एक ही कार्ड के द्वारा। और निश्चित रूप से केंद्र और राज्यों को मिलकर के इस दिशा में काम करना पड़ेगा ताकि हम समावेशी शहरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। आइए अगले विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुरक्षा के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो स्मार्ट वॉल्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इससे जुड़ा हुआ मुख्य परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न भी है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस सत्र के बाद आप इस प्रश्न को जो है एक बारी लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली, मतलब कि जो वर्तमान सुरक्षा प्रणाली है, जल सेना, नौसेना, थल सेना के माध्यम से, अगर इसमें हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनका निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। 150 शब्दों में आप इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर हम इसके वैश्विक संदर्भ की बात करें सर्वप्रथम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आलेख है ये बात शुरू करता है अपनी कि कैसे अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर जो एक दीवार बनाने की बात ट्रंप प्रशासन के द्वारा कही जा रही थी, वर्तमान बिडेन प्रशासन ने उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब यहां पर भारत के लिए क्या सीख छिपी हुई है, हमें इस पर निगाह डालनी है। देखिए, आभासी सर्विलांस सिस्टम, वर्चुअल को हम लोग आभासी भी कहते हैं, और जरा आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पर इस बात को। देखिए, कई सारे ऐसे तकनीकी शब्द होते हैं जिनको हम लोग जैसे वो हैं उनका वैसे ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी परीक्षा में भी कई बारी ऐसे शब्द जो है एज इट इज लिखे हुए आ जाते हैं, तो बहुत तनाव की आवश्यकता नहीं है। आभासी सर्विलांस सिस्टम या वर्चुअल सर्विलांस सिस्टम भारत की मदद कैसे कर सकता है? देखिए,
अब अगर हम अपने देश की सीमाओं की बात करते हैं ना, तो हमारी जो पश्चिमी सीमा है, हमारी जो पूर्वी सीमा है, और लगातार यहां पर तनाव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और यहां पर यदि हम वर्चुअल सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हम बिना किसी भौतिक अवरोध के सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े सारे मुद्दों को हल कर सकते हैं। इस दीवार के माध्यम से बॉर्डर में जो ब्रेक-इन्स होते हैं, कि जो घुसपैठ होती है, उसका हम पता लगा सकते हैं, और इसके लिए सेंसर, राडार और निगरानी तकनीक आदि का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे सैनिकों को दुर्गम परिस्थितियों में काम करने से कुछ राहत मिलेगी। हम अपने सैनिकों के जीवन को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। खासतौर पे सियाचिन जैसे क्षेत्रों में, जो कि दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा एक चुनौती यह है कि भारतीय सीमा क्षेत्र पड़ोसियों के साथ में सुपरिभाषित नहीं है। चाहे वो एलओसी हो पाकिस्तान के साथ में, और चाहे वो एलएसी हो चीन के साथ में, और हाल के दिनों में नेपाल के साथ भी हमें सीमा पर कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। भारतीय सीमा क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है, यह भी एक समस्या है। और इन दुर्गम क्षेत्रों में तकनीकी किस प्रकार से काम करेगी, इन उपकरणों को किस तरीके से यहां पर लगाया जाएगा, यह भी एक चुनौती है हमारे सामने। भारत को लाभ क्या क्या मिल सकते हैं? देखिए, अगर लाभ अधिक हैं तो हम चुनौतियों का समाधान तो निकाल ही लेंगे। तो यहां पर पहला बिंदु यही दिखा रहा है कि लागत की तुलना में लाभ अधिक है, और वर्तमान सुरक्षा प्रणाली के एक अनुपूरक के रूप में प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है, कि जो हमारे वर्तमान सैन्य बंदोबस्त हैं उसके साथ साथ में हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और भारत के जो सैन्य संस्थान हैं, जो कि भारत के अनेक क्षेत्रों में स्थित हैं, अगर पठानकोट के क्षेत्र में हमने तकनीकी का अत्यधिक प्रयोग किया होता तो हमें अधिक लाभ मिल सकता था, हमारे कई सैनिकों की जानें बचाई जा सकती थी। अगला मुद्दा है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास की तरफ। रवि चेलम सर ने इसमें बहुत अच्छे तरह से हमें बताया है कि किस तरीके से जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, और बिना प्रकृति की रक्षा किए हुए कोई भी अर्थव्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। और इस महामारी ने इस बात को बहुत अच्छे तरह से हमें दिखाया है। इससे जुड़ा हुआ एक मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न भी आप लोग देखिएगा। वर्तमान महामारी ने हमें सिखाया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पर्यावरण की अनुपस्थिति में सफल नहीं हो सकती है। सतत विकास समय की एक मांग है, स्पष्ट कीजिए। इसको आप लिखने का प्रयास करिएगा, और मैं चर्चा करता हूं इस विषय की। हमारे पास देखिए ग्रह एक ही है, और इस एक ग्रह को हमें बचाना होगा, और हमें इस बात के अंतर को समझना होगा कि दिशाहीन विकास और समावेशी विकास, सतत विकास, इन दोनों में अंतर क्या है। विकास के नाम पर हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाना छोड़ना होगा। दुनिया में पहले भी महामारियां आई हैं, लेकिन वर्तमान महामारी साफ तौर पर इस बात को दिखाती है कि किस तरह से अंधाधुंध विकास की दौड़ में शामिल होने की वजह से हमने इस महामारी को झेला और झेल रहे हैं। आर्थिक नुकसान हमें जो झेलना पड़ा
वो तो एक आयाम है। मानवीय नुकसान जो हुआ, मानवीय त्रासदी हमने जो देखी दुनिया के अनेक देशों में, भारत के अंदर में भी, वो निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो जीडीपी में 2.4% से लेकर के 8% तक वैश्विक जीडीपी के संकुचित होने की उम्मीद है। विश्व आर्थिक मंच का यह अनुमान है कि इस महामारी से निपटने के लिए जो वैश्विक लागत है वो 8.1 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 15.8 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है। और मैं आपका ध्यान एक प्रमुख बिंदु की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए बात करें तो यह लागत बहुत कम होगी। एक अनुमान के मुताबिक पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जो खर्च करेंगे वो खर्च बहुत कम होगा। जो हमें नुकसान देखने पड़ रहे हैं, इस नुकसान की तुलना में वो खर्च बहुत कम होगा। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बताया गया है कि दुनिया के सामने जो 5 सबसे बड़े जोखिम हैं वो है मौसम की चरम अवस्थाएं। वो जोखिम कौन से हैं? मौसम की चरम अवस्थाएं, जलवायु परिवर्तन, मानव द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, संक्रामक रोग और जैव विविधता को नुकसान। अब जरा यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन 5 में भी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम अवस्थाएं, और वर्तमान महामारी इसी का परिणाम है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। हमारे यहां मानव घनत्व तो बहुत अधिक है। स्तनधारियों की संख्या में बहुत अधिक विविधता है। मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संपर्क अत्यधिक है और ऐसे में पशुओं से इंसानों में जो बीमारियां फैल जाती हैं, जूनोटिक बीमारियां, भारत जैसे देश इन बीमारियों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इसके अलावा भारत में वन्यजीव आबादी में लगातार गिरावट, अन्य उपयोगों के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रूपांतरण दर बहुत तेज है। पर्यावरण में इतना तेजी से किया जाने वाला परिवर्तन हमें संक्रामक रोगों के लिए और जूनोटिक बीमारियों के प्रति बहुत अधिक सुभेद्य कर देता है। अगर हम समाधान की बात करें, समाधान क्या हो सकता है इन समस्याओं का? देखिए, जीडीपी की बातें तो बहुत कर ली हमने, सकल घरेलू उत्पाद, विकास का पैमाना है, इसकी बहुत बातें कर ली। एक छोटा सा हिमालय देश भूटान उम्मीद की एक किरण दिखा रहा है कई सालों से, जो कि अपने नागरिकों की सकल प्रसन्नता का मूल्यांकन करता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करता है। वो जीडीपी की बात नहीं करता है। अब दुनिया को भी एक आवश्यकता है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए लेखांकन के लिए जो इस बात को तय करे कि विकास की इस दौड़ में हमने प्रकृति को और प्राकृतिक संसाधनों को कितना नुकसान पहुंचाया है। और इस संदर्भ में भारत सरकार ने एक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा जैव विविधता और मानव कल्याण पर एक राष्ट्रीय मिशन का अनुमोदन किया गया है। और इस मिशन के माध्यम से हम इस बात को तय करेंगे कि हमने विकास की गतिविधियों के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का कितना उपयोग किया और उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया, ताकि प्राकृतिक क्षति को न्यूनतम किया जा सके। इसका जो कुछ और उद्देश्य है हम उन पर भी निगाह डाल सकते हैं। जैव विविधता को बहाल करना, उसे आगे बढ़ाना, स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना,
हजारों हरित रोजगार पैदा करना और भारतीय जनता को यह बताना कि जो हमारी ये प्राकृतिक विरासत है इसकी रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। और निश्चित रूप से अगला मुद्दा है हमारे सामने, कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स विल लीड टू मिसयूज। देखिए, इस आलेख में, इस समाचार में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर सर ने संसद की एक स्थायी समिति के सामने अपने विचार रखे हैं। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, संसद की समितियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अब इनके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। स्थायी समितियां वो समितियां होती हैं जो लगातार कार्य करती हैं, और तदर्थ समितियां वो समितियां होती हैं जो आवश्यकता अनुसार बनाई जाती हैं। तो विज्ञान और तकनीकी पर एक स्थायी समिति है हमारी संसद की, जो कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक विधेयक है, डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019। इसके ऊपर अलग अलग पक्षों की राय ली जा रही है इस समिति के माध्यम से, और इस राय को जो है संसद के पटल पर रखा गया है। और न्यायमूर्ति मदन लोकुर की जो राय है वो इसी संदर्भ में इस समाचार में बताई गई है। सबसे पहले तो आप डीएनए का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसी व्यक्ति की जो आनुवंशिक विशेषताएं हैं वो जानी जा सकती हैं डीएनए के माध्यम से, और ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ अत्यधिक संवेदनशील डेटा होता है। मदन लोकुर के द्वारा यह कहा गया कि निश्चित रूप से इस विधेयक से समाज को लाभ होगा, लेकिन क्या जांच एजेंसियां आरोपियों से जो आंकड़े इकट्ठा करेंगी, ध्यान देने की बात है, आरोपियों से जो उनके डीएनए के नमूने एकत्र करेंगी, तो क्या इससे जांच एजेंसियों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ नहीं जाएगी? अब इसमें सरकार का तर्क जो है आप उसको भी देखिए। सरकार का तर्क यहां पर स्पष्ट है कि भारत के अंदर में वर्तमान में ऐसी प्रयोगशालाएं जहां पर डीएनए की जांच की जाती है वो किसी निगरानी में या विनियमन में नहीं आते हैं, और निश्चित रूप से इनकी निगरानी या विनियमन तो होना ही चाहिए। तो सरकार इसलिए इस अधिनियम को, इस विधेयक को लाना चाहती है। इसके अलावा इस तकनीक की मदद से, देखिए अभी यह विधेयक है, ध्यान रखिएगा इसको, अभी अधिनियम नहीं बना है। संसद से जब पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाएंगे तब बनेगा अधिनियम, अभी विधेयक है, चर्चा हो रही है अभी। अब इस तकनीक के लाभ क्या है? पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध, लापता व्यक्ति, अज्ञात मृतक, इन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। ये इसके लाभ हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा यहां पर। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर में एक शोपियां, एक जगह है शोपियां, और यहां पर एक एनकाउंटर किया गया सेना के द्वारा, और यह बताया गया कि ये संदिग्ध आतंकवादी थे, लेकिन बाद में डीएनए की जांच से मालूम चला कि वो आतंकवादी नहीं थे। और देखिए, अनचाहे तरीके से कई बार जब आतंकवादियों से संघर्ष होते हैं, नक्सलियों से, माओवादियों से संघर्ष होते हैं, तो न चाहते हुए भी कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो घटें, लेकिन ऐसे में पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में ऐसी तकनीक मददगार साबित हो सकती है। अच्छा भाई, सरकार का जो उद्देश्य है
वो अच्छे हैं, लेकिन जस्टिस न्यायमूर्ति मदन लोकुर का यहां पर अपना तर्क है। उनका यह कहना है कि देखिए कि जांच एजेंसियां अगर मनमाने तरीके से आरोपियों के, उनका मुख्य रूप से कहना है कि देखिए कोई अगर आरोपी है, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, ये निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन अगर ये आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं तो फिर इन आंकड़ों का दुरुपयोग भी संभव है। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और गोपनीयता के अधिकार के समक्ष एक संकट पैदा हो सकता है। अच्छा भाई, अब जरा आप लोग इस मुद्दे पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं, इनका संबंध हो जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ में। जीवन का अधिकार, व्यक्ति का गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। निश्चित रूप से इस विधेयक के कई महत्वपूर्ण फायदे भी हैं और सरकार को यहां पर जो निहित चुनौतियां हैं उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस विधेयक को बेहतर तरीके से जो है लाया जा सके और आगे इसको लागू करवाया जा सके और इसके लाभ प्राप्त किए जा सके। पर्यावरण की तरफ चलते हैं और अविस्कर अवे, ये बहुत अनोखा जीव है, फिशिंग कैट। इस जीव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मछलियों का शिकार कर लेती है। बिल्ली के जैसे दिखती है, कैट के जैसे दिखती है और मछलियों का शिकार कर लेती है और पानी में डुबकी लगाती है और जब बाहर आती है तो गीली भी नहीं होती है, क्योंकि जिसके जो शरीर है, जो इसका इस पर जो फर हैं, जो रोए हैं, उनकी एक दोहरी परत होती है। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण आज इस जीव के सामने आवास का संकट पैदा हो गया है। ये जो जीव है, ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत दुनिया के कई देशों में पाया जाता है, लेकिन ये संकटग्रस्त है और इसकी आबादी तादाद लगातार घटती जा रही है। वर्तमान में यह अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची, रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी या वल्नरेबल की कैटेगरी में है। अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो शीघ्र ही यह संकटग्रस्त भी हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर में जो हमारा पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, उड़ीसा के पास में चिल्का जो झील का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव के जो क्षेत्र हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं चिल्का लगून के आसपास के, वहां पर ये जो फिशिंग कैट है वो देखने को मिलता है। जो हमारा उड़ीसा का क्षेत्र है, जो हमारा आंध्रा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की तरफ पूर्वी घाट में हमारे। निश्चित रूप से हमें ऐसे जीवों के संरक्षण के लिए उपाय करने चाहिए और मानव वन्य जीव संघर्ष को न्यूनतम करने की दिशा में हमें प्रयास करने चाहिए। अब आपके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में कुछ बातों का जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यह एक ऐसी संस्था है जो सरकार और नागरिकों दोनों के साथ मिलकर के काम करती है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और इसके द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची या रेड लिस्ट के अंदर में दुनिया के उन पौधों और जानवरों की प्रजातियों की बातें की जाती हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। आशा करता हूं आज का सत्र आपके लिए लाभदायक रहा होगा। मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यास प्रश्न मैंने आपको दिए हैं उनको लिखने का प्रयास जरूर करें। सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। भविष्य में आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।